नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर आपका स्वागत है टीकेडी एजुकेशन के इस परिवार में। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ मेरे जिगरी यारों। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स की आई थिंक हमारी 5वीं क्लास होगी। और आज 5वीं क्लास के बाद हम करेंगे इन 5 ही क्लासों पे क्यूज करेंगे। क्यूज मतलब समझ लो, जितने हमने ये टॉपिक पढ़ाए हैं इन पे क्या करेंगे, हम क्यूज लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं। यानी कि इससे अगली क्लास जो होगी हमारी क्यूज की होगी, क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, तो चलते हैं। कोई नहीं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, और हम पढ़ेंगे साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथियों, जितने भी मैंने पिछली क्लासें दी हैं, हर एक क्लास से रेलवे में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है नहीं, चाहे मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया हो या अपवर्तन पढ़ाया हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक पढ़ाया हो, या मान लीजिए आज हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल, और साथ में पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी घटना है, बेसिकली मैं पूरी क्लास का एक छोटे से शब्द में आपसे कह दूं। अगर आप रेलवे की या मान लीजिए एनटीपीसी है, एएलपी है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, तो रेलवे जैसे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं वन लाइन में आपसे बोल दूं कि ये जो आज की हमारी क्लास है ये प्रकाश के अपवर्तन पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है साथियों? प्रकाश के अपवर्तन पर। यानी कि उसके लिए दो मीडियम की होना बहुत जरूरी है, और जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में क्या होता है, चला जाता है, तो प्रकाश की जो किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किस प्रकार परिवर्तित होती है, किस प्रकार मुड़ती है, उसी पर पूरा पूरा हमारा आज का चैप्टर डिपेंड है। यानी किस प्रकार से वो दूसरे मीडियम में जाएगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, तो हम बताएंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वो अपवर्तन होता है। ठीक है नहीं, तो उसी पर डिपेंड आज का जो हमारा क्रांतिक कोण है और हमारा जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की दोनों की घटना है वो उसी पर डिपेंड है। बस थोड़ा सा क्या है, बढ़ा दिया गया है बातों को। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मृग मरीचिका का बनना हुआ, कांच का टूटे हुए कांच का चमकना हुआ। ठीक है, तो ये इन सब चीजों पे हम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। प्रकाशीय तंतु होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी खोज नरेंद्र कृपाणी ने की थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही एक होता है एंडोस्कोपी होती है, जो आप पेट की जांच होती है। पेट की जांच, जैसे मान लीजिए किसी का पाचन तंत्र में कोई खराबी है तो उसकी जांच होती है, तो उस पे उसका जो इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित होता है, वो एंडोस्कोपी जो वर्क करती है इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस पर भी हम इसी, ये सारी क्लास एक चीज से घूमी हुई है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत अच्छे से। ठीक है, और बने रहना क्लास में। और प्लीज वीडियो, अगर आप चैनल पे हमारे नए हो, ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना मैं। ठीक है ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जो लोग पुराने हैं, हमारे स्टूडेंट पहले से ही हमारे साथी हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी प्लीज लाइक कर देना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, बहुत एक चीज मैं और बता दूं आपसे, थोड़ा सा मैं, क्या है कि मेरा रूल यही है कि मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। अगर किसी को जल्दी हो कि हाँ बस एक 10 मिनट में मैं पूरी साइंस समझा दूं, तो वो उस टाइप के स्टूडेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। कभी भी आप एक बार देख लो, कभी भी आप नोट सुना लो एक बार, हमेशा के लिए क्लियर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों क्रांतिक कोण, माफी चाहता हूं। क्या हम पढ़ेंगे साथियों? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं साथियों? क्रिटिकल एंगल। तो इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है नहीं, तो क्रिटिकल एंगल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें साथियों, तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि ये जो हमारा क्रिटिकल एंगल है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये अपवर्तन पर डिपेंड है। अपवर्तन समझ रहे हो नहीं? तो जब अपवर्तन पर डिपेंड है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दो मीडियमों का होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं आपको पहले ना मैं समझाता हूं अच्छे से कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या काम किया, दो मीडियम ले लिए। ठीक है,
मान लीजिए ये वाला जो है हमारा साथियों, मान लीजिए सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है ये साथियों? ये सघन माध्यम है, ठीक है। और ये कैसा माध्यम है साथियों? हमारा विरल माध्यम है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? मान लीजिए हमने क्या, ये लाइन जो ड्रॉ की है मैंने, ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की है मैंने कि ये बता रही है हमसे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सघन है और नीचे वाला जो है विरल है। यानी कि इसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में आप बात पूछना चाहो तो इसको बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? डेंसर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डेंसर। और इसको बोलते हैं साथियों रेयर। क्या बोलते हैं इसको? रेयर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहना ये चाह रहा है कि दो माध्यम ले लिए हमने, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या दिया, ये प्रकाश की कोई किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की ये क्या आ गई? किरण आई, ठीक है। तो प्रकाश की ये किरण आई, कोई दिक्कत नहीं है। किरण आने के बाद किस तरीके, और ये हमने क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया साथियों, ये हमने क्या एक परपेंडिकुलर, यानी कि इसके लंबवत एक हमने क्या कर दिया, एक लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर क्या कर दिया हमने, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? नॉर्मल बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हमारे साथियों? ये क्या है? आपतित किरण। कैसी किरण है? आपतित किरण, ठीक है। तो ये कैसी है हमारी? आपतित किरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये कि ये प्रकाश की किरण मान लीजिए आई है जो हमारी, ठीक है। ये जो प्रकाश की किरण हमारी आ रही है, ये जो इसके बीच में जो कोण बन रहा होगा हमारा, वो कौन सा बन रहा होगा साथियों? आई। आई को हम जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। क्या बोलते हैं साथियों इसको? आपतन कोण। अब होगा ये कि मान लीजिए प्रकाश की किरण क्या हुआ, ये सीधी आई, माफी चाहता हूं, प्रकाश की किरण क्या आई साथियों, ये इस तरीके से आई, और इस तरीके से आने के बाद हुआ ये कि ये इस तरीके से चली गई, ठीक है, इस तरीके से चली गई। ये सपोज कीजिए इस तरीके से आएगी भाई, या तो इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से जाएगी। लेकिन एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जब हमारे पास, अब ये तो मैंने बता दिया कि इधर आएगी, आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इधर जाएगी इधर जाएगी, तो पहले इस चीज को क्लियर करो आप, क्योंकि यहाँ पे देखा है हमारे पास सघन माध्यम और यहाँ पे क्या दिया? विरल माध्यम। जब कोई सघन माध्यम से विरल, विरल मतलब थोड़ा कम घना, और जब कम घना यानी कि खुला कह सकते हैं, विरल यानी कि कम डेंसर यानी कि खुला, और जब खुले में जाएगी प्रकाश किरण क्या होगी? दूर भागेगी। दूर भागेगी मतलब अविलंब से दूर भागेगी। तो इसका मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, गलत करने से बचा रहा हूं मैं आपको, कि ये चीज क्या हो जाएगी हमारी? गलत हो जाएगी, यानी कि अविलंब से क्या होगी साथियों? दूर भागोगी। अगर सपोज करो ऐसा होता कि इधर मान लो विरल होता और यहाँ पे सघन होता, और जब विरल से सघन में आती यानी कि सीधे से घने में आती, तो अविलंब की ओर झुक जाती, ठीक है। नहीं तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि जब सघन से विरल में आएगी तो क्या होगी? दूर जाएगी। इतनी बात समझ में आई साथियों? ये इतनी देर जो मैंने बात बताई है आपको, ये क्यों बताई है? ये इसलिए बताई है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि जो क्रांतिक कोण होता है ना, जो क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण बनने के लिए, या क्रांतिक कोण की घटना होने के लिए, क्रांतिक कोण के लिए हमेशा प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या कहा? हमेशा प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। तो मैं इसको आपको क्या है, ये केवल मैंने क्या है समझाने के पर्पज से आपको ये समझाया था, ठीक है। तो हमने क्या कहना चाह रहे थे कि ये पॉइंट लिखेंगे जो मैं समझाना चाह रहा था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो साथियों वो पॉइंट लिख लेना आप, ठीक है। क्या लिखेंगे पॉइंट? क्या लिखेंगे कि सबसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों? कि प्रकाश जो है ना, इस घटना के लिए लिखेंगे, इस घटना के लिए, इस घटना के लिए, इस घटना के लिए प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट सघन माध्यम से, सघन से विरल में यानी कि डेंसर से रेयर में, विरल माध्यम में जाना चाहिए। साथियों आगे तब चलूंगा जब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो पूरी क्लास समझ में आ गई आप पे, ठीक है। नहीं तो ये चीज अगर आपको मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गई तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। यानी कि इस घटना के लिए प्रकाश की जो, प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से क्या में जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। आइए मैं आपको पूरा क्रांतिक कोण समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, मैंने एक ये डायग्राम बनाया, ये मैंने ये बना लिया, ये बना दिया, ठीक है। एक साथियों मैंने ये बना दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि आपको, मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझाना है, ठीक है। चलिए
साथियों एक ये बनाया मैंने, ये बनाया, और साथियों मैंने एक ये बनाया, और ये बनाया मैंने फाइनली। ठीक है, ये मैंने क्या हुआ, ये मैंने प्लस के निशान बनाया, ये अभी अभी आपको समझ में आएंगे किस प्रकार से समझ में आएंगे। मान लीजिए साथियों ये मैंने क्या बना दिया, सघन, और ये क्या है मेरा, विरल, सॉरी, तो ये क्या है साथियों मेरा, ये क्या है मेरा साथियों, विरल। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, विरल माध्यम। यहां पे भी क्या है मेरा साथियों, ये यानी कि डेंसर। ठीक है, और ये क्या है मेरा, रेयर। ठीक है, डेंसर मतलब ज्यादा घना, और रेयर मीन्स कम घना, यानी कि ये सघन और ये विरल। यहाँ पे भी क्या है मेरा, डेंसर, और यहाँ पे क्या है, ये रेयर। तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्या है कि इंग्लिश में भी पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, ये डेंसर है, ये रेयर है, डेंसर है, ये रेयर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। साथियों क्रांतिक कोण कैसे बनता है, आज मैं अच्छे से बताता हूँ, हमेशा के लिए काम खत्म। देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए साथियों प्रकाश की, मान लीजिए किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, आपको पता है कि ये विरल माध्यम है, पक्का क्या होगा साथियों, अविलंब से दूर जाएगी, और ये वाला कोण कौन सा होगा साथियों, आई, और ये वाला कोण कौन सा होगा साथियों, आर। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। प्रकाश की कोई किरण आई और क्या है, ये अविलंब से दूर भाग गई। सबसे पहले बताओ मुझे दूर क्यों भाग रही है, दूर क्यों भाग रही है, ये प्रकाश की किरण दूर क्यों भाग रही है साथियों, दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि ये हमारा सघन माध्यम और नीचे वाला विरल, और जब सघन से विरल में कोई किरण जाती है तो वो क्या आती है, अविलंब से दूर जाती है। अगर विरल होता ऊपर और नीचे सघन होता तो ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती, अविलंब की ओर झुक जाती, अविलंब की ओर झुक जाती। कब झुकती, जब नीचे सघन होता और ऊपर विरल होता। ठीक है, लेकिन हमारी आज की पूरी घटना, पूरी क्लास की घटना जो है वो केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए तो साथियों फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मान लीजिए प्रकाश की किरण, मान लिया हुआ ये कि हमने जो ये आपतन कोण, आपतित किरण थी ना, ये हमारी आपतित किरण, यानी कि ये वाला जो हमारा आपतन कोण था आई, इस आई के मान को हमने क्या है, बढ़ा दिया। इस आई, ये जो कोण था आई, सपोज करो यहाँ पे आई क्या था हमारा, सपोज करो ये आई था हमारे पास मान लो 20 डिग्री, ये था हमारे पास 20 डिग्री। हमने क्या किया, इस वाले आपतन कोण को हमने क्या किया साथियों, बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद हुआ ये कंडीशन कुछ ये बन गई, और इस कोण को हमने क्या कर दिया, ये वाला जो हमारे पास आई था साथियों, इसको हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया हमने 30 डिग्री, यानी कि आपतन कोण के मान को हमने बढ़ा दिया, यानी कि आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया। तो प्रकाश की किरण पहले ऐसे जा रही थी, अब थोड़ी सी और चली गई। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आई साथियों, एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्या आएगी कि हमने आपतन कोण के, ये जो हमारा आपतन कोण था, सॉरी, ये हमने आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया साथियों, इतना बढ़ाया कि प्रकाश की किरण क्या चली गई, इसके समांतर चली गई, इसके समांतर चली गई। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ये हमारा ये अपवर्तन कोण था, ये अपवर्तन कोण था, तो हमने ये जो हमारा ये आपतन कोण था, इसको हमने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि ये जो इतना बढ़ा दिया कि हमारा जो अपवर्तन कोण था, अपवर्तन कोण, ये साथियों 90 डिग्री का हो गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, हमने इसको इतना बढ़ा दिया कि ये जो इस तरीके, ये सघन माध्यम से जो किरण आई थी वो विरल माध्यम में इस तरीके से मुड़ गई कि वो क्या हो गई कि उसके दर्पण की जो सतह थी या जो माध्यम का जो बीच था उसके क्या हो गई, समांतर चली गई, और जब समांतर चली गई तो जो हमारा आर था, आर यानी कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया साथियों, 90 डिग्री हो गया। अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया साथियों, 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री हो गया तो आपको पता हो जाना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हो गया तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ये सी हो गया, और सी को इसे हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल बोलेंगे इसको साथियों। तो डेफिनेशन ये बनती है कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण बोले तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो वह क्या होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बात समझ में आई नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। हमने क्या काम किया, एक बार फिर से बताता हूं, पहले सब कुछ भूल जाइए, अच्छे से समझिए। हमने आपतन कोण था ये, हमने क्या, ये विरल माध्यम में इस प्रकार से जा रही थी, तो जो भी था मतलब 20 डिग्री पे हमने कोई प्रकाश डाला, 20 डिग्री पर कोई हमने प्रकाश डाला, हमने क्या काम किया, उसको क्या है, आपतन कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ाया, देखा बढ़ा के, जब थोड़ा सा बढ़ाया तो ये क्या है, अपवर्तन कोण क्या हुआ, इधर की तरफ जाने लगी। ठीक है,
इसके समांतर जाने लगी। फिर हमने और ज्यादा बढ़ाया तो ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, उसके समांतर चली गई। ठीक है, और जब समांतर चली गई तो इस आपतन कोण का वहमान, आपतन कोण का वहमान, आपतन कोण का मतलब आई का वहमान, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वो वाला मान जो है, जो आपतन कोण का मान होता है, वही क्रांतिक कोण हो जाता है। वही क्या हो जाता है साथियों, क्रांतिक कोण हो जाता है। और जब हम क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के इस मान से और भी ज्यादा कर दें तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है वापस उसी माध्यम में चली जाती है, और वही घटना साथियों पूर्णांतरिक परावर्तन की हो जाती है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन की हो जाती है। तो वो हम पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ेंगे अभी जाकर, वो तब समझाएंगे, लेकिन अभी केवल इसमें लिखेंगे। तो इसमें साथियों ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसमें एक लाइन लिख लेना। क्या लिख लेना, आइए आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन, समझ में आ रही है, अपवर्तन कोण किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। ठीक है, और इसको किससे करते हैं, स्मॉल i से। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, का अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है साथियों, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उस कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, क्रांतिक कोण कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रांतिक कोण का मान। क्रांतिक कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे साथियों किससे डिनोट करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा साथियों, क्या देखा होगा कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक रिलेशन होता है, जो हमने पिछली क्लासों में बताया भी था, आज फिर बताते हैं। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि म्यू बराबर क्या होता है साथियों, म्यू बराबर क्या होता है साथियों, म्यू बराबर होता है 1 क्या होता है साथियों, साइन सी। या हम ये भी कह सकते हैं कि साइन सी बराबर क्या होता है साथियों, साइन सी बराबर होता है 1/म्यू। या हम ये भी कह सकते हैं कि सी बराबर होता है, क्या होता है साथियों, साइन इनवर्स 1/म्यू। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो ये आपको अच्छे से चीज क्लियर हो गई होगी। ये जो बात है ना, आपको पता होना चाहिए, ये वाली तीनों बातें। ठीक है, ये बहुत आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे साथियों साथ में, क्या लिख लेंगे, जहां, यानी कि वेयर। अब सी आपको पता है क्या है, और आपको म्यू भी पता है क्या है। सी क्या है हमारा, क्रांतिक कोण। क्या है साथियों, सी क्रांतिक कोण। क्या है साथियों, सी क्रांतिक कोण। और हमारा म्यू क्या है, अपवर्तनांक। क्या है साथियों, अपवर्तनांक। साथियों मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, किसी भी माध्यम में सघनता और विरलता का अगर पता करना है कि कौन सघन है कौन विरल है, तो अपवर्तनांक की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो क्या होगा, सघन होगा। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो वो विरल होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि वायु और जल में बात करें, तो वायु और जल में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.2 होता है। वायु का क्या होता है साथियों, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.003 के आसपास होता है। और जो जल का अपवर्तनांक होता है साथियों, वो समथिंग कितना होता है, 1.33 होता है, नहीं 1.5 होता है शायद, 1.5 1.3 के आसपास होता है। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे ही देख लो, मान लो 1.5 होगा या 1.33 होगा। ठीक है, तो वायु जल और कांच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। ठीक है, तो वायु और कांच के बीच में आप ये देख लो कि अगर मान लीजिए 1.33 भी हुआ, अगर मान लीजिए 1.33 भी हुआ साथियों, अगर 1.33 भी हुआ, 1.33 भी हुआ, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका हुआ, जल का, और वायु का क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब जल और वायु में अपवर्तनांक जब ज्यादा है जल का, तो जल ज्यादा सघन हुआ ना वायु की अपेक्षा। वैसे अगर मैं जल की और कांच की बात करूं तो कांच क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, जल का कितना होता है 1.3 और कांच का होता है 1.5। कांच का कितना होता है साथियों, कांच का कितना होता है, कांच का होता है साथियों 1.5। तो कांच का जब 1 पॉइंट हो गया तो 5 हो गया, तो देखो कांच जो है जल की अपेक्षा ज्यादा सघन हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है जैसे हीरा होता है, हीरा का हमने 4.2 बताया, सिलिकॉन का हमने 4 बताया,
तो वो चीजों का जो अपवर्तनांक बढ़ रहा है उनकी जो है सघनता बढ़ रही है, तो उस चीज से भी हम पता कर सकते हैं अपवर्तनांक से कि वो माध्यम कैसा है, सघन है, विरल है। तो ये चीज हमारा जो है म्यू तक क्या था, अपवर्तनांक था। तो मैं एक बार देख लेता हूं, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो कोई नहीं, आपको अच्छे से पता चल पा रहा होगा भैया जी। तो आपको अभी तक केवल इतनी चीज क्लियर हो गई है कि क्रांति कोण क्या होता है, कैसे क्रांति कोण बनता है, क्रांति कोण से यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको। अब हम चलने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है नहीं साथियों। अब चलने वाले हम साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलें, चलिए आइए, क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो साथियों, इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि TIR बोल देते हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखना। आइए मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए, तो ये कह रहा है कि प्रकाश यानी कि आपतन कोण के मान को, ठीक है, आपतन कोण के मान को, ठीक है, आपतन कोण के मान को, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से इतना ज्यादा आपतित किया जाए, या इतना ज्यादा कोण पर आपतित किया जाए कि अपवर्तन किरण जो है ना, या आपतन कोण का मान इतना हो जाए कि वो क्या हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। ये मान लीजिए आपतन कोण के मान को, ठीक है, इतना बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण से इतना बढ़ा दिया जाए कि जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण या अपवर्तित प्रकाश है, वो वापस उसी माध्यम में लौट आए। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं साथियों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित कराया जाए तो वह क्या हो जाता है, अपवर्तन के फलस्वरूप क्या है कि उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो लिखेंगे प्रकाश की किरण को ठीक है, आपतन कोण से या प्रकाश की किरण को ये लिखेंगे क्रांतिक कोण से, कोण को क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित कराने पर, ठीक है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में ठीक है लौट आए। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि अभी तक मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं समझा रहा हूं आपको, अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारी, कोई नहीं साथियों, हमने क्या ले लिया है कि ये डिवाइड कर दिया हमने। मान लीजिए कैसा माध्यम है, ये सघन है और ये कैसा है साथियों, विरल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से पता था। ये हमारा क्या था साथियों, ये हमारा नॉर्मल था, प्रकाश की किरण आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कोण कैसा था, हमारा आपतन कोण था। ठीक है, आ रही थी, आने के बाद क्या हो रही थी साथियों, ये जा भी रही थी इसके समांतर,
ये इसके समांतर जा रही थी, और जब इसके समांतर जा रही थी तो ये वाला कोण कैसा था साथियों, ये 90 डिग्री था। ये कौन सा वाला था, अपवर्तन कोण था। ये कौन सा था, आपतन कोण था। इसी को हम क्या कह रहे थे, सी कह रहे थे। इसी को क्या कह रहे थे हम, क्रांतिक कोण कह रहे थे, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण कह रहे थे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो घटना है वो इसी पर तो आधारित है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। ये कैसी है, हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, यानी कि परावर्तित किरण है, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो साथियों घटना है, वो घटना ये है कि आप क्रांतिक कोण के मान जो है ना, क्रांतिक कोण के मान को, जो हमारा अपवर्तन कोण का मान है ना, ये वाला अपवर्तन का कोण का मान को, इसको इतना बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण के मान से इधर को बढ़ा दिया जाए। यानी कि अब प्रकाश की किरण क्या कर दी जाए, अब मान लीजिए, सॉरी, प्रकाश की किरण को मान लीजिए इतना बढ़ा दिया जाए, ये आपतित किरण, ये आपतित करती जाए, और जब ये आपतित कर दी जाएगी तो जो पहले प्रकाश की किरण ये इसके समांतर जा रही थी, 90 डिग्री का कोण बना रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। और जब वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं साथियों। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त के लिए हमेशा प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, हमेशा सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए। और साथ ही साथ में ये भी होना चाहिए कि अपवर्तन कोण का मान जो होता नहीं है, ये अपवर्तन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो है ना साथियों, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे साथियों, इसको अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसको क्या बोलेंगे हम साथियों, इसको इतने को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है नहीं। तो ये वाला कौन सा है हमारा, अपवर्तन, और ये वाला इतना क्या, क्रांतिक कोण। और केवल जो इतना वाला है ना, इतना वाला, सॉरी ये वाला गलत बोल दिया मैंने, इसको बोलेंगे साथियों, इसको बोलेंगे साथियों, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। ये दे रखा है इतना वाला, और ये वाला है साथियों हमारा अपवर्तन कोण, अपवर्तन। तो कहना यही चाह रहा हूं कि जो अपवर्तन कोण का मान है ना, अपवर्तन कोण का मान वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। तो इसकी सिर्फ दो शर्तें हैं, आइए तो इसकी शर्तें, ठीक है, शर्तें लिख लेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें सिर्फ दो ही हैं साथियों। क्या है, सबसे पहली शर्त ये है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नंबर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए साथियों, नंबर दूसरा होना चाहिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो क्रांतिक कोण की दो ही शर्तें हैं, जब भी क्रांतिक माफी चाहता हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो घटना होगी वो तभी संभव होगी जब ये दोनों कंडीशन होंगी, यानी कि आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा साथियों, ज्यादा होगा। देखिए ये जो हमारा आपतन कोण का मान है ना, ये वाला, ये देखो हमने बाद में आपतित कराई थी बाद वाली किरण, तो इतनी पे कराई हमने कि क्रांतिक कोण के मान से अधिक पे आपतित कराई। जब क्रांतिक कोण का मान तो मान लो ये था, केवल इतना था, इतना, और हमने आपतन कोण कितने पे कराया, इतने पे कराया, तभी तो ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में चली गई। तो ऐसी कंडीशन जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो उस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जिस कोण पर जाती है उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और ये जो अपवर्तन कोण है, ठीक है, तो यही अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। तो यही मैंने क्या लिखी है साथियों, यही शर्त लिखी है मैंने यहाँ पे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए और प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में, साथियों ये सघन है और ये विरल है, सघन से जब विरल में जाएगा, जब इसको पूरी छूट मिलेगी तो जब इस तरीके से घूमती 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 वापस घूम जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए विरल होगा तभी घूमेगी, और यहाँ पे अगर सघन कर दिया जाता और ऊपर विरल होता तो ऐसी घटना कभी नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश की घटना को लेकर किस में संभव है। अगर मैं आपसे कहूं प्रकाश मान लीजिए कांच से हीरे में जाएगा,
तो क्या संभव है ऐसी घटना? नहीं होगा। क्या हीरे से कांच में जाएगा, हीरे से कांच में जाएगा प्रकाश, तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है? बिल्कुल सही सर, संभव है। क्या जल से वायु में जाएगी? संभव है, हाँ संभव है। क्या कांच से जल में जाएगी? तो संभव है, हाँ संभव है, क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। इन दोनों के मध्य क्या है? अपवर्तनांक, एक के अपवर्तनांक ज्यादा है और एक का कम है, तो हम पता कर सकते हैं कि एक सघन कौन सा है और विरल कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रकाश मान लीजिए कांच से जल में गया, और जब कांच से जल में गया तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और जल का होता है 1.33, तो मतलब यह है कि सघन से विरल में जा रही है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। ठीक है, तो साथियों एक तो चीज आपकी ये क्लियर हो गई, और दूसरी चीज ये हो गई, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि टूटे हुए कांच का चमकना, ये मृग मरीचिका का, तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैं अभी लिखवाऊंगा। जब इन एग्जाम्पलों पे आपसे पूछे कि ये किस घटना के तहत आते हैं, तो आपसे अगर ऑप्शन में प्रकाश का परावर्तन भी दिया, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन दिया हो, प्रकाश का अपवर्तन दिया हो और साथ में पूर्णांतरिक परावर्तन भी दिया हो, अगर दोनों दिए हो तो दोनों सही है, और केवल पूर्णांतरिक परावर्तन दिया हो, बाकी कोई ऑप्शन ना दिया हो, तो ये लगा के आना, और पूर्णांतरिक परावर्तन ना हो, केवल अपवर्तन हो, तो आप अपवर्तन लगा के आना। मेरा कहने का मतलब है वैसे तो रियल में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रकाश मुड़कर वापस उसी माध्यम में चले जाता है, तभी कोई चीजें चमकती हैं। ठीक है, जैसे पानी में क्या हुआ, बुलबुले का चमकना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ में अपवर्तन की घटना भी अगर एग्जाम में दे रखी हो, तो आप दोनों को सही कर देना। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे कि ए और बी, तो दोनों ए और बी कर देंगे, और केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखा हो तो केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देना। ठीक है, ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं हुए तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, तो अपवर्तन लगा देना केवल। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसके उदाहरण लिख लेते हैं थोड़े से, और बाकी आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए साथियों, तो थोड़े से इसके एग्जाम्पल पे चर्चा कर लेते हैं, इसके उदाहरण। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने कुछ पढ़ाया है ना, सब कुछ वो सब इसी पेज के लिए पढ़ाया है हमने सब कुछ साथियों। ठीक है, सबसे पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टूटे हुए कांच का चमकना। नंबर दूसरा लिखेंगे साथियों, ठीक है, टूटे हुए कांच का चमकना, पानी में बुलबुले, पानी में बुलबुले का चमकना, पानी में बुलबुले का चमकना। नंबर तीसरा लिखेंगे एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में। ठीक है, नंबर चौथा लिखेंगे मृग मरीचिका, मरीचिका, मृग मरीचिका का बनना। ठीक है, नंबर पांचवा लिख लेंगे प्रकाशीय तंतु में, क्या साथियों? प्रकाशीय तंतु में, यानी कि इसको बोल देते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए टूटे हुए कांच का पानी में, और एक है हमारे हीरे का चमकना, तो यहाँ पे लिख लेंगे, छठा लिख लेंगे साथियों हीरे का चमकना। किसका? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तो साथियों ये जो है ना, जहां से आपके रेलवे में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हीरे का चमकना किस किस घटना के तहत है, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ठीक है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना हीरे का परावर्तन कैसे होता था। हाँ, प्रकाश जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूरा आकर और वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तभी हमें हीरा चमकता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, मृग मरीचिका, एंडोस्कोपी, पानी का। तो मैं आइए इनको समझा देता हूं, तभी आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो टूटे हुए कांच को आपने देखा, जब कांच टूटते हैं, और जब कांच टूटता है तो वो क्या होता है, प्रकाश इधर से इधर जा रहा होता है, इधर से इधर जा रहा होता है, इधर से इधर, तो श्वेत प्रकाश, सातों के सातों रंग हमें उस प्रकाश के, जो टूटा हुआ कांच है वो उसमें चमक रहे होते हैं। जो प्रकाश की श्वेत किरण आती है उसमें 7 रंग होते हैं, और वो सातों के सातों उस टूटे हुए बिखरे हुए कांच में, आपने देखा होगा जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा होगा घर पे कांच टूट जाए तो उसमें आपको दिख रहे होते हैं सातों के सातों रंग। क्यों दिख रहे होते हैं? कि नीले रंग का रिफ्लेक्शन इधर होता है, पीले रंग का इधर होता है, इस तरीके से क्या होता है, और वापस वो उसी माध्यम में जा रहे होते हैं, तो इसलिए हमें टूटा हुआ कांच दिख रहा होता है। दूसरी चीज है पानी में बुलबुले। आपने देखा होगा पानी में, कभी देखना पानी में क्या है कि स्वच्छ पानी लेना, जैसे आपने देखा होगा मछलियां, कभी आप उसमें गए होंगे, चिड़ियाघर में गए होंगे, तो उसमें मछलियां तैरती हुई दिखती हैं, तो उसमें क्या बुलबुले से दिख रहे होते हैं, वो नीचे से जा रहे होते हैं बुलबुले,
हवा जारी होती है, नीचे से छोड़ी जाती है, तो बुलबुले क्या होते हैं, ऊपर की तरफ निकल के जा रहे होते हैं वो। और जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं वो बुलबुले हमें क्यों चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, इसीलिए रंगीन चमकते हैं वो, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बुलबुले चमकते हैं। ठीक है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी बहुत अच्छा है ये, कि इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र की जांच होती है, पाचन तंत्र की जांच होती है साथियों। इसमें क्या होती है, पाचन तंत्र की जांच होती है। आपने देखा हो किसी का अगर पेट खराब हो जाता है, किसी का मान लो पेट खराब है, सपोज करो, है नहीं है, या पेट में कोई ऐसी समस्या है कि ना तो उसे दही पच रहा है, ना दूध पच रहा है, ना रबड़ी पच रही है, ना भुंटा पच रहा है, ठीक है, ना गन्ना पच रहा है, कुछ नहीं पच रहा है उसे, ठीक है। तो उसके क्या है कि इंटरनल बॉडी की टेस्ट के लिए एंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। उससे होता क्या है कि मुंह में एक नली डाली जाती है, मुंह में, उसमें क्या होता है, कैमरा भी लगा होता है और कोई उनका इंस्ट्रूमेंट भी लगा होता है जो टेस्ट कर लेता है। तो कम से कम 2 घंटे का प्रोसेस होता है, इसमें इंसान को सुन्न भी किया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ तो ज्यादा सीरियस होता है सुन्न करते हैं, बेहोश करते हैं, अन्यथा ऐसे ही करते हैं। तो ये बहुत कठिन टेस्ट होता है, सबसे कठिन टेस्ट माना जाता है, बहुत पेन होता है इस टेस्ट में। तो ये क्या होता है, अंदर सोचो आपके हलक में नली डाली जाए और अंदर तक जाए, तो वो टेस्ट बहुत हार्ड होता है। तो ये पाचन तंत्र के लिए साथियों ये टेस्ट होता है। साथ ही में आप ध्यान रखेंगे मृग मरीचिका का बनना, ठीक है। तो मृग मरीचिका का बनना मैं आपको समझा देता हूं। देखो मृग मरीचिका का बनना मैं आपको समझा देता हूं। मृग मरीचिका का बनना, देखो ये आप डायग्राम देखना, ये मैंने आपके लिए बनाया मृग मरीचिका का बनना। साथियों एक चीज समझना, मृग मरीचिका का कैसे बनना होता है। देखो ये हमारा सन है, सन से हमारी लाइट आई, लाइट आने के बाद हुई क्या, पेड़ पर पड़ी, और पेड़ पर पड़ने के बाद हुआ, मान लीजिए ऊपर वाला जो है ना सघन माध्यम है, और नीचे का सारा क्या है, विरल। जैसे मान लीजिए सघन की अपेक्षा ये थोड़ा सा विरल, फिर ये और विरल, फिर ये और विरल, ये और विरल, यानी कि ये डेंसर, तो ये रेयर रेयर रेयर, ऊपर को जाएंगे डेंसर डेंसर डेंसर। तो प्रकाश की ये मान लीजिए किरण आई, प्रकाश की किरण आई, पेड़ पर पड़ी, पेड़ पर पड़ी, तो मान लीजिए जैसे पेड़ पर पड़ने के बाद ये मान लीजिए नॉर्मल है हमारा, ये हमने डिवाइड कर रखा है कि ऊपर का सघन है नीचे का विरल है। तो जैसी प्रकाश की किरण आएगी तो अविलंब से गुजरती हुई क्या होगी, वो नीचे उसकी तरफ आएगी, रेयर यानी कि विरल माध्यम की तरफ आएगी, ऑब्वियसली विरल की माध्यम की आएगी। और जब विरल माध्यम आएगी तो देखो थोड़ा दूर जो जाएगी ना, ये मान लीजिए अविलंब है हमारा, ये मान लीजिए अविलंब है, तो इससे दूर जाएगी, जाएगी, फिर जाएगी, फिर यहाँ पे मान लीजिए हुआ क्या, ये वाला जो इसकी अपेक्षा ये हमारा सघन है, ये विरल है, मतलब इसकी अपेक्षा ये ज्यादा सघन है और इसकी अपेक्षा ये सघन। तो जब यहाँ फिर सघन आया तो फिर सघन से फिर दूर जाएगी। देखो ये अविलंब था हमारा, ये अविलंब, ये प्रकाश की किरण फिर आई इस तरीके से, तो ये फिर थोड़ी दूर भागी, फिर हुआ क्या, थोड़ी नीचे आई तो फिर और विरल आया, तो विरल आया तो फिर और दूर भागी, इस तरीके से इतना भागी कि वापस उसी माध्यम में जाने के लिए तैयार हो गई और हमारी आंखों पे पड़ गई। ठीक है, और हमारी आंखों पे पड़ी, क्या हुआ, क्या कि हमारा जो नीचे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पेड़ था हमें जो दिखाई देने लगा था पेड़, वो क्या हमें उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या है, पानी दिखाई देने लगा। साथियों क्या दिखाई देने लगा, यहाँ पे पानी दिखाई देने लगा, पानी सा दिखाई देने लगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या दिखाई देने लगा, पानी सा दिखाई देने लगा। तो ये मैं ऊंट पे बैठा हूँ, मान लो ये रेगिस्तान में हूँ और ये मैं बैठा हूँ ऊंट पर, रेगिस्तान में हूँ, वहां पे सूरज निकल रहा है और प्रकाश की किरण आ रही है, तो सघन से फिर विरल में थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी, फिर नीचे विरल आता जा रहा है, ये विरल आता जा रहा है, नीचे क्या विरल विरल आता जा रहा है, ज्यादा विरल। जैसे मान लीजिए यहाँ हीरा हो, फिर क्या मान लीजिए कांच, यहाँ हीरा हो, मान लीजिए यहाँ जर्मे जर्मे सिलिकॉन हो, हीरा हो, कांच हो, जल हो, वायु हो, निर्वात हो। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1, और मैंने ये बताया था अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है। तो 1, तो इस तरीके से मान लीजिए नीचे क्या है, अपवर्तनांक घट रहा है, और जब घट रहा है तो नीचे क्या है, विरल माध्यम बढ़ रहा है। तो क्या होगा, प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, झुकती चली जाएगी, झुकती चली जाएगी और वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तब मुझे आंखों में पड़ा और मुझे ये दिखाई दिया कि ये पेड़ यहाँ पे क्या, मुझे उल्टा दिखाई दिया, मुझे क्या है, ये पेड़ उल्टा दिखाई दिया। और क्यों उल्टा कब दिखाई देता है, क्यों कब दिखाई देता है उल्टा साथियों, पानी में ही उल्टा दिखाई देता है। कोई चीज हमें उल्टी कब दिखाई जाती है, मान लो पेड़ खड़ा था ऐसा है और ये पेड़ मुझे उल्टा दिखाई देता, तो हमें क्या हुआ, पानी में ही उल्टा दिखाई देता है। इसलिए हमें कहते हैं कि रेतों पे क्या है, दूर हम देखते हैं कि पानी सा दिखाई देता है रेत में। तो इसी घटना को साथियों हम क्या कहते हैं, मृग मरीचिका का बनना कहते हैं इसी घटना को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मृग मरीचिका का बनना भी क्या होता है। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए 2 पॉइंट और रह गए, इनको और समझा देता हूँ साथ ही साथ में। साथियों मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना आपको समझ में आ गया किस प्रकार से मृग मरीचिका का बनना है। आपने देखा होगा सड़क पे जा रहे होते हैं गर्मियों में, दिनों में सड़क पे क्या है, आपको पानी सा दिखता है, दिखता है पानी से बहुत दूर जाके, लेकिन जब हम गाड़ी फुल स्पीड से बढ़ाते हैं तो वहां पे पानी फिर गायब होता है, फिर वो वही दृश्य फिर आगे बढ़ जाता है और हमें ऐसा लगता है और आगे पानी है, फिर और आगे पानी है सड़क पर, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। तो ये भी रीजन सब मृग मरीचिका का बनना है। रेत पर हमें पानी का दिखाई देना, ये भी मृग मरीचिका, रेत पर पानी का दिखाई देना मतलब पेड़ जो सीधा था वो उल्टा दिखाई देना, जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ये इसको करते हैं संचार के क्षेत्र में, औद्योगिक संचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं साथियों।
किसमें करते हैं? औद्योगिक संचार के क्षेत्र में। किसमें? औद्योगिक संचार के क्षेत्र में। और इसकी जो खोज की थी वो नरेंद्र कृपानी ने की थी। किसने की थी? नरेंद्र कृपानी ने। इसकी खोज किसने की थी ऑप्टिकल फाइबर की? नरेंद्र कृपानी ने की थी। संचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। किस पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। तीसरा है हमारा हीरे का चमकना। हीरे का चमकना भी हमने बता दिया किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परावर्तन का। साथ ही एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हमारा एक पूछ लिया था, ये जो हमारा मृगमरीचिका का बनना है, ये साथियों मृगमरीचिका के बनने में प्रकाश का अपवर्तन सहायक घटना है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य घटना है। नोट करके लिख लेना कि मृगमरीचिका के बनने में प्रकाश का अपवर्तन सहायक घटना है। सहायक घटना क्यों है? क्योंकि अपवर्तन में क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश और विचलित होता है, तो हमारा अपवर्तन की घटना है। बिल्कुल सही बात है, जब तक वो नहीं होगी तो ये नहीं होगा। और मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा का पूरा प्रकाश वापस उसी माध्यम में चले आना, वो क्या है हमारा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास हमारी आज की बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में हम इस पे जितनी भी हमने सारी क्लासें पढ़ाई हैं सबका सुपर डुपर रिवीजन होगा। 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे उतने लाऊंगा। 2 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे क्लास होगी, सारा निचोड़ होगा। अगर किसी ने क्लास मान लो अब तक भी नहीं देखी है तो इन क्लासों को देख के आ जाए और उसको रिवीजन मान ले। कभी कहीं कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपको यूट्यूब पे फ्री कोर्स मिल रहा है तो क्यों खरीद रहे हो आप? ठीक है, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? ठीक है, तो साथियों पूरी दिल लगन से पूरी मेहनत के साथ मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी भी लग रही हूँ। भले ही छोटी छोटी गलतियां हो रही होंगी मेरे से, लेकिन उन्हें जल्दी मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो प्लीज आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को शेयर कर देना जरूर। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो दिल से प्लीज शेयर कर देना, और चैनल को अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।